हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत और बहुत ही लगन से अपनी पढ़ाई कर पा रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीजीपीएससी मेंस का पेपर 6 और इसका पार्ट 1 जो है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र जो आपके लिए कठिन सब्जेक्ट है और चूँकि ये एक फ़िलॉसफ़ी का सब्जेक्ट है, इसमें चिंतन और मनन करने की आवश्यकता बहुत होती है। इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझना पहले तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन जैसे ही आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे उसके बाद इससे आसान पेपर आपको और कोई नहीं लगेगा। सबसे पहले ये पार्ट 1 है पेपर 6 का, तो दैट मीन्स कि ये 75 मार्क्स का होता है। और ये जो 75 मार्क्स हैं ये कैसे बटे होते हैं ये देख लेते हैं। आपके पास 2 नंबर के 8 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 16 मार्क्स के। इसके अलावा 4 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे, ये 20 मार्क्स के। 8 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे, ये रहेगा 24 मार्क्स के। और 15 नंबर का एक क्वेश्चन आपको करना होगा जो 15 नंबर का होगा, और टोटल इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 75। आपको 75 मार्क्स के इस पेपर को अटेंड करना है और इसके बाद पेपर को नहीं, पोर्शन को अटेंड करना है और इसको अच्छी तरह से बनाना है, क्योंकि ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। आप देखिए पिछले जो डिप्टी कलेक्टर एक रहे हैं श्रीकांत का आप देखेंगे तो 140 के नियर अबाउट उन्होंने स्कोर किया था इसमें। तो ये ऐसा पेपर है जिसमें आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिल सकता है और आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले स्टार्ट करें, एक बार फिर से टेलीग्राम के बारे में आपको बता दूं। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, यहाँ पे ऊपर एडीजे एस्पिरेंट लिखा हुआ है, उसको डायरेक्ट टेलीग्राम में सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वहाँ जाके क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 5000 एस्पिरेंट्स हमारे इस ग्रुप में होने वाले हैं, टेलीग्राम के ग्रुप में। तो आप भी इसका पार्ट बनिए और करंट अफेयर्स के साथ साथ मेंस के पेपर का भी बताता रहता हूं मैं जानकारी, उसका आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ये दर्शन का पेपर जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए 2 नंबर के क्वेश्चंस को आप कैसे अटेंड करेंगे। सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डीप नहीं जाता है। हालांकि सिलेबस बहुत लेंदी है लेकिन क्वेश्चंस सीधे ही रहते हैं। संस्कृति का दर्शन से संबंध बताइए, ठीक है। पॉइंट वाइज मैंने आंसर लिखा है। संस्कृति और दर्शन एक दूसरे के विषय वस्तु हैं। संस्कृति दर्शन का वैचारिक स्वरूप है। दर्शन संस्कृति के लिए चिंतन का पक्ष है और संस्कृति दर्शन का संरक्षण तथा दर्शन संस्कृति का मार्गदर्शन करता है। सीधे सीधे मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है, अंडरलाइन भी कर दिया है और मुझे मिले हैं इसमें 2 में 2 मार्क्स। तो इस तरह से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इसका आंसर लिख पाएंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बार बार दर्शन को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद उसके विषय वस्तु को, उसकी आत्मा को आपको समझना पड़ेगा। अगला देखते हैं, चारवाक का सुखवाद क्या है। देखिए चारवाक तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पोर्शन का जिससे एक न एक क्वेश्चन तो आने ही हैं, ठीक है। तो चारवाक का सुखवाद पूछा है, मैंने स्टार्टिंग किया है सीधे, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम प्रिवेत भस्मीभूत सदेहस्य पुनरागमनम कुतः, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिखा है कि सुखवाद चारवाक की नीति मीमांसा है। इसके बारे में मैंने माना है कि ये कौन सी मीमांसा है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअल में चारवाक का ये जो सुखवाद है वो क्या है। वो ये है कि चारवाक के अनुसार काम ही मनुष्य का सर्वोत्तम पुरुषार्थ है और चारवाक का मानना है कि मनुष्य काम सुख से रहने हेतु ही निर्मित हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आंसर को सटीक लिख के फुल मार्क्स दर्शन में ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले इन फिलोसोफर्स को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा और इनके कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा कि क्या नीति मीमांसा है, क्या ज्ञान मीमांसा है, क्या बुद्धिवाद है। ये सारी चीज़ों को जब आप समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। सत्यापन के सिद्धांत को समझाइए। तो ये भी पता होना चाहिए कि सत्यापन का सिद्धांत किसने दिया है। तो सत्यापन का सिद्धांत दिया था एजे एयर ने, ठीक है। तो इसके बाद आप इसमें आराम से 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं और यहाँ पे देखेंगे आप तो 2 में 2 मार्क्स मिले हुए हैं। यहाँ पे मैंने लास्ट में एक लाइन ये लिख दिया था कि एजे एयर बुद्धि को नहीं बल्कि अनुभव से यथार्थ को स्वीकारते थे और यह अनुभव से वो सत्यापन सिद्धांत को व्यक्त करते थे। इस सिद्धांत के अनुसार जगत भौतिक नहीं है बल्कि अनुभव का
प्रत्यय है। ठीक है, अब जो इसके दार्शनिक शब्द हैं आपको एज इट इज इस्तेमाल करना है, इसकी जगह आप कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर दर्शन में प्रत्यय शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो आपको एलिमेंट के लिए प्रत्यय वहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इस तरह से आप दार्शनिक शब्दों का ही इस्तेमाल करेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दर्शन को समझने के साथ साथ उसकी भाषा को भी समझना पड़ेगा ताकि आप अपना आंसर अच्छा से लिख सकें। नेक्स्ट देखिए, सत्यनिष्ठा को बताइए। ठीक है, सत्यनिष्ठा प्रशासन में ईमानदारी का परिचायक है। सत्यनिष्ठा उच्च कर्तव्य, बेहतर कार्य तथा निडर बनाती है। सत्यनिष्ठा से प्रशासन में झूठ का पाखंड समाप्त होता है और सत्यनिष्ठा एक बेहतर प्रशासन का मूल आयाम होती है। मार्क्स 2 आउट ऑफ 2। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये चीज़ें आएंगी। लोक सेवा हेतु आचार संहिता की आवश्यकता क्यों है? ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको न पढ़ने के बाद भी पता होनी चाहिए कि सत्यनिष्ठा क्या है, लोक सेवा हेतु जो आपका जो व्यवस्था है वो क्यों है। ठीक है, ताकि प्रशासन में कोई व्यक्तिगत व्यापार या व्यवसाय न हो, इसलिए आचार संहिता है। लोक सेवकों को आम जनता से स्वयं का भिन्न व्यवहार हो, इसलिए ये संहिता है। और लोक सेवक आचरण के अनुरूप कार्य करें, इसलिए ये संहिता है, आचार संहिता। ठीक है, मार्क्स 2 आउट ऑफ 2। आगे बढ़ते हैं, आगे के पोर्शंस को देखते हैं किस तरह से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है अशुभ की समस्या क्या है? क्वेश्चन है अशुभ की समस्या क्या है? इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि अशुभ क्या है। तो शुभ का जो विपरीत अर्थ है वही अशुभ है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं, जिसको आप रोज़मर्रा के जीवन में आप इसको उपयोग में लाते हैं, लेकिन जब पढ़ाई के विषय में इसको शामिल करना रहता है तो आपको लगता है कि ये कहाँ से आ गया है, क्या पढ़ूँ मैं इसको। ठीक है, अब यहाँ अशुभ की समस्या क्या है इसकी डिफिनेशन देना था, सारी चीज़ें बताना था, लेकिन मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है। तो एग्जामिनर का यहाँ पे टिप आया है कि पॉइंट में मत बताइए, यानी कि अशुभ की समस्या क्या है तो उसको सीधे सीधे पैराग्राफ में ही लिख देना था, पॉइंट में नहीं बताना था। ठीक है, अशुभ की समस्या का अर्थ है दुख, लोभ, घृणा, वैमनस्यता इत्यादि की मौजूदगी। ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर रहेंगी तो अशुभ कहीं ना कहीं से आएगा ही आपके मन में। और अशुभ की समस्या मानव हेतु मानसिक तथा शारीरिक होती है। किसी भी मरीज हेतु दवा शुभ है जबकि शोरगुल उसके लिए अशुभ की समस्या है। तो इस तरह से आपको अशुभ को समझना है, अशुभ क्या है, और इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको डालना है। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे अगर आप उसको बार बार पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसको लिखने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आंखें बंद करके चिंतन करने की कोशिश करेंगे, मनन करने की कोशिश करेंगे। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो मैंने इसके पहले जो IEEE वाला फार्मूला वाला वीडियो बनाया है उसको ज़रूर देखिए ताकि आप अपने रिवीजन को बेहतर बना सकें। आगे बढ़ते हैं, अनेकांत को बताइए। अनेकांत कहाँ से आता है? प्री में भी सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, अनेकांतवाद किससे संबंधित है? तो ये जैन दर्शन से संबंधित है। अनेकांतवाद सत्यता को उजागर करता है तथा मिथ्या वचनों की जो हठधर्मिता है उसको त्यागने का एक माध्यम है। प्रत्येक वस्तु के अनेक गुण होते हैं, नित्य जो स्थायी होते हैं और अनित्य जो अस्थायी होते हैं, यही है अनेकांतवाद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मीमांसा दर्शन के अनुसार धर्म क्या है? अब देखिए, धर्म की परिभाषा अलग अलग दर्शनों में अलग अलग दी हुई है। चारवाक के अनुसार धर्म कुछ और है, लेकिन यहाँ मीमांसा के अनुसार धर्म कुछ और है। तो दोनों के बीच डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि चारवाक एवं मीमांसा के धर्म में क्या अंतर है, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आते हैं, तो आपको आंसर लिखना होगा। अब मीमांसा के अनुसार धर्म क्या है? मीमांसा के अनुसार वेदों में उल्लिखित वाक्य ही धर्म है। मीमांसा के अनुसार यज्ञ अनुष्ठान धर्म है। हालांकि ये सिर्फ ईश्वर की गुणगान करने के लिए नहीं बल्कि मानव विकास हेतु भी किया जाता है। मीमांसा के अनुसार धर्म उसका प्रधान तत्व है। ये आंसर बहुत सटीक नहीं था, तो एग्जामिनर के लिए यहाँ पे एक टिप मुझे आया है कि इसमें मुझे आवश्यक गुण भी लिखना है, लाभ भी लिखना है और महत्व भी लिखना है। यानी कि मीमांसा दर्शन का धर्म का लाभ गुण क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है और उसके महत्व क्या है, इन सारी चीज़ों को मुझे 4 पॉइंट में चारों को ब्रीफ करना था। तो यहाँ पे पॉइंट आया। टेस्ट सीरीज देने का फ़ायदा यही होता है कि आपको ये पता रहता है कि आप इस आंसर को और कैसे इन्हांस कर सकते हैं। तो ये 2 नंबर के पोर्शन खत्म हो गए। अब आते हैं 4 नंबर के पोर्शन, और दर्शन में भी आप डायग्राम का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया था, और इसीलिए मुझे मेंस में भी दर्शन में अच्छे मार्क्स मिले थे। देखिए,
अब क्वेश्चन है 4 नंबर का कि संत लाइबनीज के चिदड़ुवाद को समझाइए। अगर आपने कड़ाद को पढ़ा है तो आपको लाइबनीज के बारे में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों के कॉन्सेप्ट लगभग लगभग मिलते हैं। कड़ाद ने जो परमाणुवाद दिया है उसी को संत लाइबनीज ने चिदड़ुवाद की बात में कहा है। तो इस तरह से जब आप दोनों को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में आप एक सामंजस्य बिठाने में भी सफल होंगे। यहाँ पे देखिए चिदड़ुवाद के लिए मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है। चिदड़ु चेतन होते हैं, गतिशील होते हैं, सूक्ष्म होते हैं और अविभाज्य होते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना के अलग से मेंशन कर दिया कि मुझे चिदड़ू के बारे में पता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसकी और अलग से पॉइंट्स लिख दो, ठीक है, लिख दिया है मैंने, और जो जो मेन चीज़ें हैं वहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो इस तरह से मैंने अपना आंसर लिख दिया है और लास्ट में लिखा है कि लाइबनिट्ज़ के अनुसार जिस प्रकार अलग अलग वाद्य यंत्र एक साथ मिलकर नई धुन बनाते हैं, वैसे ही प्रत्येक चिदड़ू एक साथ संयुक्त होकर ईश्वर का एहसास कराते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक वाद्य यंत्र है तबला, वो अकेले बजे तो शायद आपको उतना पसंद ना आए, या फिर हारमोनियम, वो दोनों साथ बजें, या फिर ऐसा हो कि तबला, हारमोनियम, गिटार, बांसुरी, ये सारी चीज़ें एक साथ बने। आपने ऑर्केस्ट्रा पार्टी देखी है ना, तो आप एग्जाम्पल दिमाग में ये बैठाइए कि जो ऑर्केस्ट्रा पार्टी में 5 या 7 इंस्ट्रूमेंट हैं, हर इंस्ट्रूमेंट अपने आप में एक चिदड़ू है, लेकिन जब वो एक साथ बजना शुरू कर देते हैं तो आपको इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि वो कितनी मधुर ध्वनि में बदल गया है। और यही है चिदड़ुवाद, कि जब सारे के सारे चिदड़ू एक साथ मिल जाते हैं तो वो ईश्वर का एहसास कराते हैं। इसी तरह से आपको इसको समझना है। समझ गए? तो इस तरह से जब आप समझेंगे, चीज़ों को आसान भाषा में आपको समझना है, उसको में आपको दार्शनिक भाषा का इस्तेमाल करना है और अपने आंसर को लिख डालना है। देखिए यहाँ पर मुझे 4 में 3 नंबर मिले हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला ही क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे परमाणुवाद वैशेषिक दर्शन की विशेषता। यहाँ पे चिदड़ुवाद और यहाँ पे परमाणुवाद। अब दोनों में आपको अंतर देखना है। देखिए यहाँ पे जो लाइबनिट्ज़ का चिदड़ू है वो चेतन है, लेकिन यहाँ पे जो परमाणु है कड़ात का वो जड़ है। ठीक है, यहाँ पे सूक्ष्म है चिदड़ू, लेकिन यहाँ पे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी के रूप में वो बड़ा दिखता है। ठीक है, परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही निर्माण किया जा सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो दोनों का सूक्ष्म अंतर आप समझ पाएंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना के मैंने परमाणु को समझा दिया। यहाँ पे आप देखिए रहे हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने चिदड़ू को समझाया है। और ये जो कड़ात का परमाणुवाद है, इसके आंसर में मुझे 4 में 3 मार्क्स मिले हैं, क्योंकि मैंने एग्जामिनर को ये समझाने की कोशिश की है कि हाँ मुझे इसका आंसर आता है, और उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, असत्कार्यवाद क्या है। तो असत्कार्यवाद सबसे पहले तो ये कि किस दर्शन का सिद्धांत है, ये आपको उल्लेख करना ही होगा ताकि आपको पता रहे कि असत्कार्यवाद क्या है। तो ये न्याय दर्शन का सिद्धांत है। तो इस तरह से जब आप स्टार्टिंग में ही ये बता देंगे कि इस दर्शन के बारे में आपको पता है, तो एग्जामिनर के मन में एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा और उसके बाद वो आपके आंसर्स को अच्छे से पढ़ेगा। 4 में 3 नंबर मुझे यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, असत्कार्यवाद क्या है? बौद्ध के प्रतीति समुत्पाद तथा सांख्य के सत्कार्यवाद का खंडन करता है। असत्कार्यवाद के अनुसार कारण कार्य में पहले से ही निहित नहीं होता, बल्कि वो बाद में होता है। ठीक है, निमित्त आवश्यकता क्यों है? जैसे बर्फ का उदाहरण देते हुए न्याय दर्शन कहता है कि पानी बनने में निमित्त कहाँ है। तो इस तरह से ये सत्कार्यवाद और प्रतीति समुत्पाद का खंडन करता है असत्कार्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का सीधे सीधे अंतर पूछ दिया है, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर कोई 4। ठीक है, पाश्चात्य दर्शन, भारतीय दर्शन, 4 पॉइंट्स बता के मैंने चारों में अंतर बता दिया है। यह जिज्ञासा पर आधारित है, पाश्चात्य दर्शन विज्ञान मूलक है, यह सैद्धांतिक दर्शन होता है, यह इहलोक पर आधारित होता है। भारतीय दर्शन सुख दुख पर आधारित, धर्म पर आधारित, व्यवहारिक दर्शन इहलोक के साथ साथ परलोक पर भी आधारित है। ठीक है, तो 4 में 3 नंबर यहाँ पे मुझे मिले हैं, और 4 में 3 बहुत ही अच्छा नंबर है। अगर आप 4 में 3 नंबर ले आते हैं तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैतिक मूल्य व नैतिक दुविधा को समझाइए। ठीक है, नैतिक मूल्य व नैतिक दुविधा को समझाइए। ये सब एथिक्स के क्वेश्चंस हैं, और ये एथिक्स के क्वेश्चन आपके मन में पहले से ही रहने चाहिए, भले ही आप पढ़ाई बाद में करना स्टार्ट किए, क्योंकि सबको अपनी एथिक्स तो मालूम ही होती है कि क्या है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर मुझे बताना था कि नैतिक मूल्य और नैतिक दुविधा क्या है। मैंने यहाँ पर आधे पोर्शन में नैतिक मूल्य को समझाया है, और इसके बाद के आधे पोर्शन में मैंने नैतिक दुविधा को समझाया है, और इसमें मुझे 4 में 3 नंबर मिले हुए हैं। तो इस तरह से इस पोर्शन को मैंने पॉइंट वाइज अलग अलग डेफिनेशन देके इसको बताया है।
यहाँ पे देखिए नैतिक दुविधा और उसके पहले मैंने वहाँ पे नैतिक दर्शन को बताया था। अब आते हैं सीधे 8 नंबर के क्वेश्चन में। 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको मालूम है कि आपके पास स्पेस बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट और डायग्राम का इस्तेमाल करना है, लेकिन फ्लो चार्ट और डायग्राम कोई सा भी नहीं बनाना है। याद रखिए, फ्लो चार्ट के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जब आप बार बार लिख लिख के उस क्वेश्चन को करेंगे तब आपको ये एहसास होता है कि इस क्वेश्चन के लिए ये डायग्राम हो सकता है। और ये सारे डायग्राम्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं और मैंने बार बार रिटन प्रैक्टिस करने के बाद खुद में ये एनालिसिस किया कि कौन से क्वेश्चन में मुझे कौन सा फ्लो चार्ट या डायग्राम डालना चाहिए। एग्ज़ाम में अगर आपने पहले फ्लो चार्ट या डायग्राम प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इंस्टेंटली अगर आप कोई चीज़ नहीं सोचोगे तो शायद वो क्वेश्चन के साथ रिलेट ना करे और थोड़ा सा आपका आंसर ऑड हो सकता है। तो फ्लो चार्ट डायग्राम के लिए प्रैक्टिस करिए, इससे आपके नंबर बढ़ेंगे। अब यहाँ पे अतिमानस पूछा हुआ है अरविंद का, तो अरविंद के अतिमानस को मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट और डायग्राम बना के समझाया है। ये अतिमानस है जहाँ पे भी आध्यात्मिक मानस और सांसारिक मानस आपस में मिलते हैं, वही अतिमानस कहलाता है। तो अगर आपको डिफिनीशन नहीं भी याद है और ये छोटा सा डायग्राम अगर आपने बनाया है और आपको याद है, तो इसके अनुसार भी आप 2 लाइन की परिभाषा तो आराम से लिख ही सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि सर आपने क्वेश्चन नहीं छोड़े थे क्या, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आ रहे थे। मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे फ्लो चार्ट और डायग्राम्स मेरे दिमाग में थे जिससे मैं बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो इस क्वेश्चन से मिलता जुलता लिख ही सकता था, और इसीलिए मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं। अब मेन से माइनस मार्किंग तो होता नहीं है, तो क्वेश्चन छोड़ने का भी कोई तुक नहीं बनता है। जब आप बहुत ईमानदारी से मन लगाकर पढ़े होते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन के बारे में 5 या 10% भी आपको ना पता हो। तो यहाँ देखिए अतिमानस को मैंने यहाँ पे समझाया, ठीक है। उसके बाद अतिमानस के तत्व यहाँ पे मैंने बताए। क्या तत्व है? बुद्धि का अंत हो जाता है, प्रकृति का सहयोग रहता है, तो इस तरह से मैंने इसको बताया। उसके बाद भगवत की चेतना होती है, आध्यात्मिक जीवन, ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे बताया है कि अतिमानस के तत्व हैं। यहाँ पे मैंने अतिमानस को डिस्क्राइब किया, ये तत्व बताया और ये फ्लो चार्ट बनाया। ओवरऑल मुझे 6 मार्क्स मिले हैं 8 में, ठीक है। तो आप भी अपने कॉन्सेप्ट को ऐसे क्लियर करिए। फ्लो चार्ट और डायग्राम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं दर्शन में, इससे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ वो रिलेवेंट होना चाहिए, अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। अगर ज़रूरत नहीं है तो ना बनाएं। यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह पूछा हुआ है। सत्याग्रह सभी को पता है, महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह क्या है। 10 पॉइंट में मैंने सत्याग्रह को समझाया है और इसके अलावा यहाँ पे अलग से बता दिया है कि सत्याग्रह के प्रकार क्या क्या हैं, ताकि एग्जामिनर को ये पता रहे कि मुझे इस क्वेश्चन के सारे आंसर्स आते हैं। सविनय अवज्ञा, हड़ताल, असहयोग और अनशन सत्याग्रह के प्रकार, और सत्याग्रह का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे 10 पॉइंट के अंदर मुझे मिले हैं, इसमें 8 में 6 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह आत्मचिंतन तथा नैतिक बल की उपज है। अब आप मेरे बाकी पेपर्स को देखेंगे और इस एक पेपर को देखेंगे तो यहाँ आपको मेरी भाषा थोड़ी सी अलग दिखेगी, क्योंकि ये आपका दर्शन का पेपर है तो दर्शन की भाषा ही इसमें रहनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे आपको मेरी भाषा थोड़ी सी अलग दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक जी के सामाजिक नैतिक चिंतन की प्रासंगिकता। आपको बहुत सारे महापुरुषों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि उनका भी दर्शन है। गुरु नानक को पढ़ना है, आपको विवेकानंद को पढ़ना है, आपको गुरु घासीदास को पढ़ना है। इन सारे लोगों का आपको दर्शन पढ़ना है और उनकी बातों को याद करना है ताकि आप अच्छे से उसको लिख सकें। तो गुरु नानक जी के सामाजिक नैतिक चिंतन की प्रासंगिकता आज वर्तमान में क्यों है, ये यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन को भी आपको समझना पड़ेगा। गुरु नानक के सामाजिक नैतिक चिंतन की प्रासंगिकता, तो प्रासंगिकता तो आज के संदर्भ में ही पूछेगा ना कि गुरु नानक जी ने जो कुछ कहा है तो आज के समय में उनकी प्रासंगिकता क्या है, तो वही लिखना है, ठीक है। मैंने क्या लिखा? गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना के साथ ही सामाजिक नैतिक चिंतन के जरिए मानव जाति को कई संदेश भी दिए हैं। वर्तमान की महामारी का दौर हो, पूर्व में अकाल का दौर हो या फिर युद्ध और आपातकाल की स्थिति हो, गुरु नानक के सामाजिक नैतिक चिंतन की प्रासंगिकता सदैव ही बनी रहती है। ये एक छोटा सा इंट्रो दिया मैंने, उसके बाद पॉइंट्स दिए। गुरु नानक के अनुसार एक ओंकार यानी कि ईश्वर एक ही है, ये सारी चीज़ें बताई और लास्ट में निष्कर्ष लिखा है मैंने, गुरु नानक जी का सामाजिक नैतिक चिंतन पूर्ण रूप से प्रासंगिक है, ठीक। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स को बनाइए, बार बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए। हीगल की बोध व सत्ता को समझाइए। ये छोटा सा डायग्राम हमेशा मेरे दिमाग में रहता था और इसकी वजह से मैं अपने डिफिनीशन को अच्छे से लिख पाता था। बोध एवं सत्ता क्या है? सत्य, बुद्धिसंगत और वास्तविक, ठीक।
3 पार्ट में आप इसको बांट दीजिए, आपको जो हीगल का वो है बोध एवं सत्ता अच्छी तरह से याद रहेगी। सबसे पहले पाश्चात्य दार्शनिक है जिन्होंने सृष्टि जगत को भौतिक जगत मानने से इनकार कर दिया। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि यही जो एक लाइन का कॉन्सेप्ट है ये आपको बाकी लोगों से अलग करेगा और आपको अपने सब्जेक्ट को समझने में भी मदद करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हीगल के बोध एवं सत्ता के अनुसार जो सत्य है वही बुद्धि संगत है और जो बुद्धि संगत है वही सत्य है। ये देखिए, जो सत्य है वही बुद्धि संगत है और जो बुद्धि संगत है वही सत्य है या वास्तविक है। ठीक है, तो हीगल अपने बोध एवं सत्ता के सिद्धांत को उसी को सत्य मानते हैं जिसके वो अपनी बुद्धि से बोध कर पाते हैं। ठीक है, जिसको वो सत्य मानते हैं, जिसको अपनी बुद्धि से बोध कर पाते हैं, उसी को वो सत्य मानते हैं। यही है बोध एवं सत्ता का सिद्धांत। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप इसको रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, हीगल के अनुसार बाह्य जगत बुद्धि के समान है, तभी तो बुद्धि के द्वारा हमें इसका आभास होता है। हीगल के अनुसार कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है और जो वास्तविक है वही बुद्धि संगत है। तो इस तरह से जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप अपने आंसर को लिख पाएंगे। ये जो टेस्ट पेपर था इसमें 8 नंबर के 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर दिए गए थे, इसीलिए यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं 8 नंबर के, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में 3 ही क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के। इस टेस्ट पेपर में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड हो गए थे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। पुष्टि मार्ग मोक्ष प्राप्ति में किस प्रकार से सहायक है बताइए। सबसे पहले पुष्टि मार्ग किसका दर्शन है? पुष्टि मार्ग है आचार्य वल्लभाचार्य का। पुष्टि मार्ग क्या है? ठीक है, तो पुष्टि अनुग्रह पोषण, पुष्टि अनुग्रह पोषण यही है पुष्टि मार्ग। अब इसके रूप है भगवत रूप। ठीक है, तो इसमें अलग अलग जीव हैं। ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए। पर्याय, मर्यादा और पुष्टि रूप जीव, ये 3 जीव हैं। इससे आप थोड़ा सा फ्लो चार्ट और डायग्राम बना सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे, और उसके बाद आप इसको अलग से डिफाइन कर दीजिए। पुष्टि मार्ग की संकल्पना वल्लभाचार्य ने की है। पुष्टि मार्ग शंकर के अद्वैतवाद का खंडन करते हुए पुष्टि मार्ग से मोक्ष की संकल्पना का प्रतिपादित करता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पुष्टि मार्ग के केंद्र में कौन है? पुष्टि मार्ग के केंद्र में है भगवान श्री कृष्ण। मोक्ष प्राप्ति हेतु पुष्टि मार्ग भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने की बात करता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए पुष्टि मार्ग के अनुसार जगत में 3 प्रकार के जीव हैं, पर्याय, मर्यादा और पुष्टि जीव। पुष्टि जीव ही सत्य धन चित्त धन आनंद अर्थात सच्चिदानंद का रूप है और इसी रूप में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुष्टि मार्ग मोक्ष हेतु भगवान की सेवा, भोग, संगीत तथा श्रृंगार की बात करता है। इन माध्यमों से पुष्टि मार्ग मोक्ष प्राप्ति में सहायक है। और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ 6 आउट ऑफ 8। आपको भी कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए जब आप अंदर घुसेंगे, थोड़ा सा मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी करी थी, मैंने शायद बहुत अच्छा आंसर नहीं लिखा था, इसलिए मुझे यहाँ पे 15 में 10 नंबर ही मिले, ज़्यादा मिलने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने शायद इसको अच्छे से नहीं लिखा था और अच्छे से लिखा जा सकता था। मुझे ऐसा लगता है कि इस फ्लो चार्ट में मैंने ज़्यादा स्पेस ले लिया। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोड़ देता और लिख के बताता तो शायद ज़्यादा नंबर मिल सकते थे। हालांकि मैंने कोशिश ये की थी कि यहाँ पे मैं एक ही फ्लो चार्ट में सारी चीज़ों को बता सकूं, क्योंकि विकासवाद की अवधारणा को पूछा था। तो विकासवाद कहाँ से शुरू होता है? पुरुष और प्रकृति से। प्रकृति बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक के 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और मन। ठीक है, उसके बाद राजसिक में कुछ भी नहीं, तामसिक में 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत। तो इस तरह से ये टोटल हो जाते हैं विकासवाद के रूप। अब 5 ज्ञानेंद्रियाँ में क्या है ये भी मैंने बताया है, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। कर्मेंद्रियाँ क्या है? मुंह, हाथ, पैर, जनेंद्रिय, मलद्वार। तन्मात्राएं क्या हैं? रूप, रंग, स्वाद, गंध और स्पर्श। और महाभूत क्या हैं? जल, पृथ्वी, आकाश, हवा और अग्नि। तो इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में डिफाइन करने की कोशिश की थी। उसके बाद विकासवाद, सांख्य दर्शन ईश्वर की सत्ता में अविश्वास करता है। सांख्य के अनुसार अचेतन प्रकृति तथा निष्क्रिय पुरुष के आपस में संयोग करने से ही विकास का चरण प्रारंभ होता है। विकासवाद को ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका में 25 तत्वों के रूप में समझाया है। ये 25 तत्व निम्न हैं। इस तरह से मैंने इन 25 तत्वों को यहाँ पे अलग से बता दिया। फिर लास्ट में मैंने विकासवाद के तत्व लिखे हैं। ईश्वर कृष्ण ने विकासवाद के चरण में 25 तत्वों को 4 तत्वों में विभाजित किया है। पहला कार्य, कार्य में क्या क्या आ जाता है? ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, मन और महाभूत। दूसरा कारण, कार्य एवं कारण, कारण में क्या है? प्रकृति।
उसके बाद कार्य धन कारण, तो कार्य धन कारण में क्या आ जाता है कि बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्राएं। चौथा न कार्य न कारण, पुरुष यह न कार्य न कारण। इस तरह से ये जो है अलग अलग चरणों में विभाजित हैं। फिर मैंने लास्ट में निष्कर्ष लिखा है, सांख्य दर्शन द्वैतवादी है और जगत के विकास हेतु प्रकृति व पुरुष को मुख्य कारण मानता है। यही कार्य कारण का सिद्धांत है। इसमें मुझे मिले हैं 10 मार्क्स। तो एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको दर्शन थोड़ा समझ में आया होगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप दर्शन को आसानी से समझ सकते हैं। आपके पास अच्छा मटेरियल होना चाहिए, आपके पास उस मटेरियल की भाषा आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार में एक ही दार्शनिक को पढ़िए, एक से ज़्यादा दार्शनिक को नहीं पढ़िए। एक दार्शनिक का कॉन्सेप्ट जब आप समझ लीजिए तो उसके बाद फिर दूसरे दार्शनिक में आप आगे बढ़िए, लेकिन पुराने दार्शनिक के कॉन्सेप्ट को रिवीजन भी करते रहिए। याद रखिए, रीड, रिवीजन, रिकॉल और रिवीजन के 3 पार्ट I-1-1-1, इमीडिएट, 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ। इस फार्मूलों के साथ जब आप पढ़ेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा RRR फार्मूला और IEEE फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। एक बार फिर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और ऊपर ADJ एस्पिरेंट लिखा हुआ है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जाके सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ एस्पिरेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और दर्शन को लेकर आपके मन में जो थोड़ा सा डर बना हुआ है वो भी कहीं ना कहीं दूर होगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मन लगा कर पढ़िए। जय हिंद।